नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज़ चैनल। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या लिगामेंट से जुड़ी हुई कोई भी ऑर्थोपेडिक डिसीज़ हो, लोगों को अक्सर तलाश रहती है बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन की। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जयपुर के टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रमोद चाहर से। डॉक्टर प्रमोद चाहर जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ लिगामेंट सर्जरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मेरा परिचय दिया। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद सिंह चाहर। मैं फ़िलहाल RUHS मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं और मेरी, जैसे कि आपने बताया, मेरी विशिष्टता जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी एवं लिगामेंट सर्जरीज में है। सर, हम चाहते हैं आप सबसे पहले अपना जो आपका स्पेशलाइजेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसके बारे में कंप्लीटली डिस्क्राइब करें। हाँ, मैं शुरू से ही MBBS करने के बाद जो मेरा इंटरेस्ट था वो ऑर्थोपेडिक में ही था। मेरा था कि मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है। उसके बाद MBBS मेरी जोधपुर से रही। जोधपुर से MBBS के बाद मेरी PG SMS मेडिकल कॉलेज से रही। उसके बाद का जो सुपर स्पेशलाइजेशन था, जैसे SRSIF हो, वो भी मेरी SMS मेडिकल कॉलेज से ही रही। उसके बाद मेरी फेलोशिप्स रहीं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ में, जिसके लिए मैं पुणे गया, एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज़ के लिए मैं अहमदाबाद गया था। इसी बीच में मेरे को जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया था, उसमें मैं एक नाम लेना चाहता हूँ। मेरे गुरु हैं डॉक्टर रविंद्र लामोरिया जी, SMS के ही प्रोफेसर हैं। उन्होंने का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया जोड़ प्रत्यारोपण एंड आर्थ्रोस्कोपी लिगामेंट सर्जरीज़ में। सर, आफ्टर मेडिकल एजुकेशन, जब हम मेडिकल एजुकेशन में हैं तब हम ये फैसला करते हैं कि हमें अपने आप को मेडिकल इंडस्ट्री में किस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड होना है। तो आपने आफ्टर मेडिकल एजुकेशन किस प्रोफेशनल इंटेंशन के साथ ये डिसीजन लिया कि आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है? एक्चुअली मैं एक स्पोर्ट्समैन था स्टार्ट से ही। तो स्पोर्ट्स में मैं देखा करता था कि क्रिकेट का बड़ा शौक़ था और क्लब से भी मैं खेलता था। देखता था कि क्रिकेट में इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उसकी वजह से काफ़ी यंग प्लेयर्स, मैं तो मेडिकल में था, जो अदर लाइन में थे, उनका कैरियर इंजरीज़ की वजह से काफ़ी पीछे रह रहा था। तब से मेरा इंटरेस्ट आया है कि अपन स्पोर्ट्स इंजरीज़ में कुछ काम करेंगे। और स्पोर्ट्स इंजरी तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी होती है कि MS ऑर्थोपेडिक करना। उसके बाद आपका सुपर स्पेशलाइजेशन होता है लिगामेंट सर्जरी एंड स्पोर्ट्स इंजरी में। सर, आप पिछले 10 साल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में क्या बड़ा बदलाव देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। पिछले 10 सालों में ऑर्थोपेडिक जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। अभी जो दौर चल रहा है वो AI का दौर चल रहा है, रोबोटिक्स का दौर चल रहा है। मैं मेनली कैटेगराइज करना चाहता हूँ। जैसे पहले जो भी सर्जरीज होती थी उनमें बड़े बड़े चीरे लगते थे। अभी आप जर्नली जितने भी मरीज हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो सुनते होंगे कि ये सर्जरी हम आपकी MIS टेक्निक से कर देंगे। MIS टेक्निक का मतलब होता है मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी। जो चीरा पहले इतना बड़ा लगता था, वही सर्जरी को अब आप आधुनिक तरीके से छोटे से चीरे से कर सकते हो। 10 सेंटीमीटर का चीरे की जगह 3 सेंटीमीटर से सर्जरी हो जाती है। पहले आर्थ्रोस्कोपी इतनी डेवलप नहीं थी। आर्थ्रोस्कोपी मतलब दूरबीन की सर्जरियाँ। आजकल दूरबीन से लिगामेंट एंड शोल्डर के रोटेटर कफ्स और बहुत सारी रिकरेंट डिस्लोकेशंस, बहुत सारी सर्जरियाँ हैं जो दूरबीन से हो रही हैं। पेशेंट्स को उनका फ़ायदा मिल रहा है। तीसरा पॉइंट करें, जॉइंट रिप्लेसमेंट में अभी बूम आ रखा है। बूम कहना नहीं चाहिए, बट एक्चुअली क्या है कि जोड़ प्रत्यारोपण पहले लोगों में टैबू था। लोग डरते थे, परेशान रहते थे, दर्द में रहते थे, पर जोड़ प्रत्यारोपण नहीं कराते थे। अभी जो पिछले 10 सालों में जो इम्प्लांट की शेप में बदलाव आए हैं, जो टेक्निक्स आई हैं, जो नई नई तकनीकियों से सर्जरी करने में सहायता मिलने लगी है, जैसे कि रोबोटिक हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड हो गया, इन सब से जो ऑर्थोपेडिक है वो मॉडर्नाइज हो गया है। और जिन सर्जरियों को हम पहले करने में घबराते थे या फिर रिस्क रहता था जान का, वो अब इस तकनीकी की वजह से उनको आसानी से बिना किसी जान के खतरे के किया जा सकता है। सर, क्योंकि आप लिगामेंट सर्जरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो आप प्लीज डिस्क्राइब करिए कि लिगामेंट सर्जरी में आपका स्पेशलाइजेशन किस तरह है एंड आफ्टर सर्जरी पेशेंट की देखभाल कैसे की जाती है? ओके, देखिए, आपने पूछा कि लिगामेंट सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कैसे है। तो मेरी इसमें आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि बॉडी के किसी भी लिगामेंट को सर्जरी या बिना सर्जरी के किस तरह से ट्रीट किया जाता है। अब सर ने मेरे से पूछा है कि लिगामेंट सर्जरीज़ के किस तरह से की जाती हैं, क्या रिजल्ट रहते हैं। सो मैं बताना चाहता हूँ,
फॉर्चुनेटली इकलौती ऐसी ऑर्थोपेडिक में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली जो सर्जरीज होती हैं वो लिगामेंट सर्जरीज होती हैं। कॉमनली लोगों ने सुना होगा कि एसीएल लिगामेंट टूट गया। सबसे ज़्यादा जो टूटने वाला लिगामेंट होता है वो एसीएल लिगामेंट होता है, जो घुटने में मिलता है आगे की तरफ। जैसे इसको देखें अपन, ये घुटना हो गया आपका, इसमें आगे की तरफ ये जो लिगामेंट है जो नीचे की हड्डी को ऊपर की हड्डी से जोड़ता है, इसे एसीएल लिगामेंट कहते हैं। इसके पीछे वाला जो लिगामेंट होता है इसे पीसीएल लिगामेंट बोला जाता है। साइड वाला जो लिगामेंट है इसे लैटरल कोलेटरल कहते हैं, और अंदर की साइड जो लिगामेंट होता है इसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोला जाता है। ये चारों लिगामेंट मिलकर घुटने को एक बैलेंस देते हैं जिससे घुटना स्मूथली मुड़ पाता है, काम कर पाता है। जनरली जो लिगामेंट टूटता है वो एसीएल लिगामेंट होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला होता है और छोटी सी ट्विस्टिंग में ही थोड़ा वीक होने की वजह से टूट जाता है। सो यदि लिगामेंट की 100 सर्जरियाँ हो रही हैं तो उनमें से 70% सर्जरियाँ जो होती हैं वो एसीएल लिगामेंट की होती हैं। और लिगामेंट सर्जरीज के आर्थ्रोस्कोपी से यदि दूरबीन से उनको किया जाए तो उनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। सर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है रोबोटिक सर्जरी, चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल के द्वारा रोबोटिक सर्जरी को प्रचारित किया जाता है। इसके बारे में कंप्लीटली डिफाइन करिए कि क्या रोबोटिक सर्जरी में सर्जरी का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो रोबोट का होता है या सर्जन जो होते हैं वो उनको मैनेज करते हैं? ओके, बेसिकली ऑर्थोपेडिक में जो रोबोटिक सर्जरी होती है उसका सही टर्म में बताऊं तो वो एक तरह से कंप्यूटर असिस्टेड रोबोटिक सर्जरी हो गई। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेंसर्स होते हैं जो पेशेंट के पैर पर लगाए जाते हैं, जिससे हमें लाइव डेटा रोबोट एक्सेस करता है और वो हमें स्क्रीन पे दिखाता है। जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने ही एक स्क्रीन होती है जिस पे पेशेंट के घुटने का या हिप का लाइव डेटा हमें चलता है। इससे हम इस एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं कि 1 mm के भी एरर की जो पॉसिबिलिटी होती है उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। सो बेसिकली रोबोटिक सर्जरी से हम प्रिसीजन को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो चीरे का जो साइज़ होता है उसको हम छोटा कर रहे हैं। तीसरा, जो हम इम्प्लांट अंदर लगा रहे हैं, सो हमें रोबोट से ये पता चल जाता है कि जो हमने इम्प्लांट लगाया है वो 100% परफेक्टली फिट हुआ है या नहीं हुआ। चौथा, जो पेशेंट है उसकी रिकवरी टाइम जो है वो छोटा हो जाता है। पांचवा पॉइंट है कि लॉन्गविटिविटी, जो इम्प्लांट है उसकी एज बढ़ जाती है। सो बेसिकली देखा जाए तो रोबोटिक सर्जरी ने जो मरीज के लिए परिणाम हैं उनको 19 से 20 कर दिया है। बट मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते रोबोटिक सर्जरी और हम नॉर्मल करवा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों में कभी भी नहीं सोचना है। रोबोट कभी भी सर्जरी नहीं करता, सर्जरी सर्जन ही करता है। सो सर्जन चाहे रोबोट से सर्जरी करे चाहे बिना रोबोट के, सर्जन अपने मरीज के लिए 100% परिणाम देने के लिए आतुर होता है। सर अब एक बड़ा पेचीदा सवाल है, अर्थराइट। सर भारत की रगों में जैसे अर्थराइट समा चुका है, जैसे एक नॉर्मली कोई किसी पेशेंट को फीवर या खांसी जुकाम होते हैं, वैसे ही ऑर्थोपेडिक प्रोस्पेक्टस में अर्थराइट के जो पेशेंट हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका एक मेन कारण लोगों की बदलती जीवन शैली और अनियमित खान पान को माना जाता है। तो सर आपके अकॉर्डिंग मेडिकल प्रोस्पेक्टस में इसका जो मेन रूट कारण है वो क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? ओके, आर्थराइटिस के बारे में ये बोलना चाहता हूँ मैं। आर्थराइटिस एक बड़ा टर्म है। ये आर्थराइटिस कई तरह की होती हैं। सो एक हो गई ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक हो गया सोरियाटिक आर्थराइटिस, एक हो गया एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस, एक हो गया जुवेनाइल आर्थराइटिस। सो बहुत सारे प्रकार हैं आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस 2 शब्द से मिलके बना है। आर्थ्रमिस हो गया बोन, आइटिस मिस हो गया इन्फ्लामेशन। मेडिकल में इन्फ्लामेशन का मतलब है किसी चीज़ का खराब होने लगना। सो आर्थराइटिस मतलब बोन का किसी भी प्रारूप की वजह से खराब होना। बेसिकली सर जिसकी बात कर रहे हैं वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, मतलब उम्र के साथ या उम्र से पहले घुटनों का घिसाव आना। बेसिक कारण आपने बता दिया अग्रवाल जी कि खान पान और लाइफस्टाइल, ये 2 मेजर कॉज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ अपने हिसाब से कि आर्थराइटिस के केस अभी क्यों बढ़ रहे हैं। सो पहले सर की बात ले लेते हैं कि देखो लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था कि जिम जाना
या स्पोर्ट्स खेलना इतना चलन में नहीं था, लोग अपने काम पे फोकस रखते थे। पर अब एक नया दौर आया है जिसमें लोग अपनी फिटनेस के लिए डेली टाइम निकालते हैं, वीकेंड्स पे गेम खेलते हैं। लोग गेम तो खेल रहे हैं बट उनकी बॉडी उसके हिसाब से तैयार है या नहीं, वो इस पे ध्यान नहीं रख पाते। बिना वार्म अप के गेम खेलना, अपनी लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं रखना, सो उसकी वजह से जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और घुटने घिसने लगते हैं। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हो गई। दूसरा ये हो गया कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी अपने जीवन में फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए जब हम टाइम नहीं निकालते हैं तो हमारा वेट गेन होता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है, और बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से जितने भी लार्ज जॉइंट होते हैं बॉडी के, उनमें घिसाव आने लग जाता है। तीसरा कारण है कि आप ऑब्वियसली आप लोग देखते हैं अपने चारों तरफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये दोनों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाले कारक हैं। तो जब हम स्मोकिंग या अल्कोहल एक्सेस मात्रा में करते हैं तो बॉडी में इन्फ्लामेशन भी एक्सेस मात्रा में रहता है, और इन्फ्लामेशन जॉइंट्स को ही नहीं, बॉडी के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट है कि बचपन से ही लोग जंक फूड की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो 40 की एज में आते आते उनके जंक फूड खाने की वजह से जॉइंट्स खराब होने लग जाते हैं। पांचवा है ओवरवेट। यदि हम ओवरवेट हैं और अपने वेट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सारा जो वज़न है वो आपके घुटनों पे आता है। एक स्टडी है जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा जो बॉडी वेट होता है उसके थ्राइस 3 गुना हमारे घुटनों पर आता है। तब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे बॉडी वेट का 7 गुना हमारे एक घुटने पे वज़न आता है। तब हम आलती पालती लगा के बैठते हैं तो 4 से 5 गुना वज़न हमारे घुटने पे आता है। और तब हम ऊकड़ू, जिसे स्क्वाटिंग कहते हैं, तब हम बैठते हैं तो भी 5 से 6 गुना वज़न हमारे घुटनों पे आता है। तो यदि आप बहुत टाइम से योग नहीं कर रहे हो तो मेरी ये सलाह रहती है कि आप आलती पालती लगा के, स्क्वाटिंग करके ये सब ना करें। एक मैंने कॉमन चीज़ देखी है, जैसे मैं कई बार मेरे अपार्टमेंट में भी देखता हूँ कि कुछ लोग या कुछ फीमेल्स हो गई जिनको टाइम नहीं है बाहर जाके रनिंग करने का या उसका, तो वो सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ना उतरना ये सब वो कर रहे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए। सीढ़ी चढ़ना उतरना अच्छा है हेल्थ के लिए, बट यदि हम एक्सेसिव सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं अपने वेट लॉस के लिए तो हम अपने घुटनों पे बहुत ज़्यादा वजन डाल रहे हैं, जो कि एक आर्थराइटिस का कारण है। सो मोटा मोटी यही रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं। एक ये भी रीज़न है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी साउंड हो गई है, एमआरआई हमारे बिल्कुल रीच में है। जो एमआरआई ये है कि एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी डायग्नोस कर लेती है। दूसरा, पहले केस इसलिए रिपोर्ट नहीं होते थे क्योंकि हम अपने हेल्थ के लिए जागरूक नहीं थे। अब हम अपने हेल्थ के लिए जागरूक हैं तो हम डॉक्टर के पास जल्दी जाते हैं, इसलिए बीमारी का हमें जल्दी पता चलता है। तो रिपोर्टेड केसेस की संख्या इस तरह से बढ़ गई है। सर, आपने काफ़ी बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया अर्थराइटिस के बारे में। अभी हाल ही में लंदन के एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी भारत में अर्थराइटिस डिजीज़ को लेकर, जिसे टेलीग्राफ जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर है उन्होंने पब्लिश किया था। सर, उसमें उन्होंने चिंता जताई थी कि भारत में जो अर्थराइटिस के केस बढ़ने की जो मेन वजह है उसमें उन्होंने फर्स्ट माना था डिब्बाबंद खाना। इसके अलावा उन्होंने लोगों के बढ़ते तनाव, नींद कम आना, इसको भी एक बड़ी वजह माना था। इसके अलावा उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि भारत की इसमें सर उन्होंने भारतीय समाज से इसको जेनेटिक प्रॉब्लम के रूप में भी देखा था। तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? हाँ, जेनेटिक की बात करें तो सारी जितनी भी मैंने जो इसके बारे में जितना भी स्टडी की है, सो जेनेटिक रिलेशन ऑस्टियो आर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट कुछ कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, जैसे सिंधी कम्युनिटी हो गई या कुछ एरियाज़ की पंजाबी कम्युनिटी हो गई या फिर गुजराती कम्युनिटीज़ हो गई, उनमें एक जीन पाया जाता है जिसकी वजह से उनकी कार्टिलेज जो होती है वो वक्त से पहले थिन होने लग जाती है। तो उसकी वजह से पर्टिकुलरली उन कम्युनिटीज़ में ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी तक की रिसर्च में बहुत ज़्यादा ऐसे देखने को नहीं मिला है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस का जेनेटिक रिलेशन डायरेक्ट हो। सर, नी रिप्लेसमेंट लगता है जैसे कि नी रिप्लेसमेंट मेडिकल जो प्रोस्पेक्टस है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। हालांकि
कई बार लोगों को ये भ्रम भी होता है और वो इस कारण से अपनी जो नी डिजीज़ है उसको अवॉइड भी करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट करेंगे। लेकिन सर, नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। तो आपसे जो प्रमुख सवाल है वो ये है कि कब हमारे नी में जो डिजीज़ है, जो ऑर्थो डिजीज़ है, इतना बढ़ जाता है कि नी रिप्लेसमेंट मस्ट हो जाता है, या ये केवल एक मार्केटिंग ट्रेंड भी है? मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। जो भी मेरे ये वीडियो देखेंगे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। देखो, हमें कोई भी सर्जरी कब करानी चाहिए? हमें किसी भी सर्जरी को तब कराना चाहिए तब हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा हो उसको सही करने का। सो नी रिप्लेसमेंट के लिए मैं मेरा पेशेंट कैसे चूज करता हूँ कि इसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। सो पहली चीज़, उसे डेली दर्द की गोली लेनी पड़ रही है। बिना डेली दर्द की गोली लिए उनका दर्द सही नहीं होता है, तो वो कब तक दर्द की गोली लेंगे? क्योंकि एक एज पे दर्द की गोली लिवर और किडनी दोनों को इफेक्ट करती है। दूसरा पॉइंट, आपकी सोशल लाइफ बहुत ख़राब हो गई है। आप घुटने के दर्द की वजह से किसी भी छोटे से सोशल फंक्शन में भी नहीं जा पाते। आप अपनी डेली डे टू डे रूटीन की एक्टिविटी करने में भी परेशान हो रहे हैं। सो तब कराना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका, आपके घुटने में इतना दर्द होता है कि रात को आपकी नींद खुलने लग गई है। रेगुलरली आपकी नींद खुल रही है। यदि आपको रात को दर्द की वजह से नींद ही नहीं आएगी तो क्या होगा? आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे और साथ में और बीमारियां बढ़ेंगी। चौथा पॉइंट, आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम एक उपयुक्त पेशेंट मानते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए। और पांचवा जो पॉइंट है कि पेशेंट है जिसके उम्र तो 50 से कम है परंतु साथ में कोई और डिजीज़ है जिसकी वजह से उम्र से पहले घुटने ख़राब हो गए, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 40 की उम्र में ही घुटने ख़राब हो जाते हैं और उस मरीज़ के बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस कंडीशन में उसकी उम्र नहीं देखी जाती है, क्योंकि उसका पेन ज़्यादा है, उसकी सोशल लाइफ ख़राब हो रखी है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसमें किया जाता है। सर, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक के केस ज़्यादा हो रहे हैं, लोग डायबिटिक भी ज़्यादा हैं। तो अगर आपके जो पेशेंट नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, इट मीन वो हार्ट का कार्डियक पेशेंट है, वो डायबिटिक पेशेंट है, तो आपको किस तरह की खास जो तैयारी है वो करनी पड़ती है नी रिप्लेसमेंट से पहले? देखिए, मेडिकल में किसी भी सर्जरी में जब भी हम कोई सर्जरी प्लान करते हैं तो उससे पहले एक वर्ड होता है PAC, प्री एनेस्थेटिक चेकअप। उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें सारी ब्लड की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन देखा जाता है कि खून की प्रचुर मात्रा है या नहीं। दूसरा देखा जाता है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में। तीसरा देखा जाता है RFT, रेनल फंक्शन टेस्ट, किडनी के फंक्शन ठीक हैं या नहीं, किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है। चौथा, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर में कोई दिक्कत तो नहीं है। थायराइड का लेवल चेक किया जाता है। ब्लड शुगर देखा जाता है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या नहीं। ECG देखी जाती है, ECG में कोई चेंजेज हैं या नहीं। 2D एको, हार्ट की जांच की जाती है कि आपका हार्ट ढंग से धड़क रहा है या नहीं। यदि इनमें से किसी भी पैरामीटर में कोई भी दिक्कत आती है तो जो भी सर्जन होते हैं सबसे पहले उस पैरामीटर से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास हम अपने पेशेंट को भेजते हैं। कि जैसे सपोज दैट कि किसी मरीज़ की शुगर बढ़ी हुई है, आपने शुगर का पूछा, तो यदि किसी पेशेंट की शुगर बढ़ी हुई है और उनको नी रिप्लेसमेंट कराना है, शुगर का लेवल 140 से नीचे होना चाहिए और HbA1c 6.5 या 6.8 से कम होना चाहिए, जो 3 महीने की शुगर को एक साथ नापता है। यदि किसी की शुगर आज बढ़ी हुई है, 300 आ रही है और आज हम उसको नी रिप्लेसमेंट के लिए लेते हैं तो उस मरीज के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सो जब भी नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं तो 1.5 से 2 महीने की शुगर, उनकी जो चार्टिंग है शुगर की, वो नॉर्मल रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हार्ट का। हार्ट में यदि आपका हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, तो हम ICU की क्लियरेंस लेके एक अच्छे एनेस्थेटिक और एक अच्छी टीम बनाकर कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प लेके हम नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपके लिवर और किडनी में भी दिक्कत है तो भी पेशेंट के पहले लिवर और किडनी को एक स्वस्थ लेवल पे लाया जाता है, 1-1.5 महीने बाद उसका फिर नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। मेडिकल आज इतना एडवांस हो चुका है कि किसी भी अदर बीमारी की वजह से किसी दूसरी बीमारी का इलाज रुके, आज के दौर में ऐसा संभव नहीं है।
सर, नी रिप्लेसमेंट से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है। लोगों को भ्रम रहता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद पता नहीं कितने दिन बेड पे रहना पड़ेगा, कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा, इसके बाद हम कब से अपनी रूटीन लाइफ जी पाएंगे। या सर, अगर एक इसमें ही हम एक दूसरा सवाल जोड़ रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट की कल को कहीं अगेन अगर कुछ इशू हो गया तो दोबारा घुटना हमको बदलवाना पड़ेगा, तो लोगों के इस भ्रम को दूर करिए सर। अच्छा, देखिए, नी रिप्लेसमेंट के बाद पहला सवाल है आपका कि नी रिप्लेसमेंट के बाद कितने दिन बेड पे रहना है, कब हम वापस चलना चालू कर सकते हैं। तो घुटने बदलने की जो सर्जरी होती है उसमें, जैसे मैं आपको ये एक मॉडल से समझाता हूँ, ये एक नी रिप्लेसमेंट ही है जो हो रखा है मॉडल में। ये आपकी पारी हो गई, जिसमें पारी को हमने बदल के एक कैप लगा रखी है। जब मैं इसे हटा देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ये है। तो ये जो है ये ऊपर की बोन है आपकी। हमने यहाँ से आपकी बोन हटा दी, जो ख़राब बोन थी, ऊपर वाली हड्डी फीमर में से, और उसमें एक फीमर कंपोनेंट लग जाता है, ये है। इसी तरह से नीचे वाली जो हड्डी होती है उसमें से जो ख़राब बोन है हम उसको हटा देते हैं, और उसमें अलग से एक टीबिया कंपोनेंट लग जाता है, और जो ऊपर वाइट वाइट दिख रहा है ये भी अलग से लगता है, इसे हम पॉली कहते हैं। ये तीनों के लगने के बाद जो घुटना होता है आपका रेडी टू वॉक, रेडी टू स्टैंड, हर चीज़ के लिए रेडी रहता है। सो अधिकतर केसेस में अधिकतर सर्जन्स सर्जरी करने के अगले दिन पेशेंट को वॉक कराते हैं। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि नी रिप्लेसमेंट करने के बाद जो घुटने, नए जो घुटने डले हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है कि आप चाहें तो सर्जरी के कुछ टाइम बाद भी खड़े हो सकते हैं। सो बेसिकली यही प्रोटोकॉल है नी रिप्लेसमेंट में कि यदि आज आपकी सर्जरी हुई है तो अगले दिन या फिर उससे अगले दिन ही पेशेंट को वॉकर से चलना चालू कर देना चाहिए। उसके बाद उनको 15 दिन वॉकर से चलना है। उसके बाद वॉकर को धीरे धीरे छोड़कर स्टिक, एक जो छड़ी होती है, नेक्स्ट 15 डेज उस पर चलना है। अगले 15 दिन बाद छड़ी भी छोड़ देनी है और विदाउट एनी सपोर्ट चलना है। पर यह तभी संभव होता है तब आप डे 1 से घुटने को मजबूत करने की एक्सरसाइज किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में कर रहे हों। टोटल 3 से 4 महीने हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप किसी भी प्रक्रिया को कर सकते हो, चाहें तो आप 10 से 15 किलोमीटर की मैराथन भी कर सकते हो नी रिप्लेसमेंट के बाद। सर, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज को लेकर एक सबसे पेचीदा बात यह कि एक तो किस उम्र की मैक्सिमम महिला पुरुष के लिए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा सकती है, और इसमें क्या किस पोजीशन पर आकर एक डॉक्टर को लगता है कि यह थोड़ा हिप रिप्लेस करना क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, देखिए, हिप रिप्लेसमेंट में क्या है, दो ही कैटेगरी में, दो एज ग्रुप के आपको पेशेंट अधिकतर मिलते हैं। हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत या तो एवीएन करके एक बीमारी होती है, जिसे हम हमारी भाषा में एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोलते हैं। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जो होती है वो जनरली यंग पेशेंट्स में होती है। जो पेशेंट होते हैं ये 20 साल से लेके 40 साल के बीच की उम्र के होते हैं। तो यदि आपकी उम्र 20 से ज़्यादा है तो आपको हिप रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। मेनली यंग पेशेंट जो होते हैं उनमें एवियन होता है, या फिर यंग पेशेंट में दूसरा जो हिप रिप्लेसमेंट का कारण होता है आपके एक्सीडेंट की वजह से कूल्हे का ख़राब हो जाना है। दूसरा जो एज ग्रुप है हिप रिप्लेसमेंट में वो होते हैं ओल्ड एज पेशेंट। ये मेनली 70 साल से ज़्यादा, 60 या 70 से ज़्यादा की उम्र के होते हैं। ये बुज़ुर्ग जब घर में फिसल जाते हैं तो इनके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, और वो इस कंडीशन में होती है कि उसे वापस जोड़ना संभव नहीं होता है। उस कंडीशन में इनके गोले को निकाल के और एक नया गोला और साथ में पूरा का पूरा हिप डाला जाता है, उसे हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। सो हमारे अनुभव में जो हमने सर्जरीज़ की हैं वो 20 साल से 90 साल तक हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरियां की हैं। तीसरा जो एक देखने में अभी आया है जो हिप रिप्लेसमेंट को मैं के बारे में बताना चाहता हूँ, कोविड के बाद हिप रिप्लेसमेंट के केस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि कोविड में जान बचाने के लिए स्टेरॉयड देना डॉक्टरों की मजबूरी थी। यदि हम वो नहीं देते उस समय तो पेशेंट की जान बचना संभव नहीं था। मेरे खुद के कोविड हुआ है और मेरे 20 से 25 दिन स्टेरॉयड चले हैं। बट स्टेरॉयड का एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से कूलों में एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट पोस्ट कोविड एवेस्कुलर नेक्रोसिस के मेडिकल में हमें देखने को मिले हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट यंग पेशेंट में कोविड के बाद काफ़ी बढ़ा है।
सर मौजूदा दौर में एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि एक मौजूदा दौर में हमारी लाइफ काफ़ी तेज हो गई है, फास्ट हो गई है। उसी तरह से सर जो हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, या हम कोई भी व्हीकल यूज़ में लेते हैं, तो रोड भी क्योंकि हमारे हाई प्रोफाइल हो चुके हैं, काफ़ी फास्ट स्पीड वाले हो चुके हैं, तो सर एक्सीडेंट भी उसी स्तर पर होते हैं। पहले किसी टाइम पर एक्सीडेंट होते थे तो 2 या 3 फ्रैक्चर, लेकिन सर अभी मौजूदा दौर में अगर एक्सीडेंट होता है काफ़ी मल्टीपल फ्रैक्चर, हमारी हाथ में, पैर में, नी डैमेज हो जाते हैं, टीबिया डैमेज, इस तरह की जब केस काफ़ी इमरजेंसी केस होते हैं, उनको आप सर कैसे उनको अपने ऑर्थोपेडिक्स एक एक्सपीरियंस से उनको मैनेज करते हैं? जब भी हमारे पास आप बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि ट्रॉमा के केस को हम किस तरह मैनेज करते हैं। सो जब भी ट्रॉमा का केस आता है तो पहले से ही ट्रॉमा सेंटर में एक टीम तैयार रहती है। ये स्टेप बाय स्टेप मैनेज किया जाता है। जब भी कभी ट्रॉमा हो तो सबसे पहले ABC इन 3 पॉइंट्स को देखा जाता है। A मतलब एयरवे, क्या सांस चल रही, सांस की नली में कोई रुकावट तो नहीं है, इसीलिए गर्दन को सीधा और स्टेबलाइज किया जाता है। B ब्रीथिंग, मरीज़ सांस ले रहा है या नहीं, मतलब उसके फेफड़े सही हैं या नहीं, यदि उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। तीसरा C मीन्स सर्कुलेशन, ब्लड मीन्स आपका हार्ट जो है वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं। ABC पे पहले काम किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास कोई मरीज़ आता है और वो गैस्पिंग कर रहा है, उनकी सांसें अच्छे से नहीं चल रही हैं, तो सबसे पहले हम पेशेंट की गर्दन को सही करके अपनी पूरी टीम के साथ उसे इंट्यूबेट करते हैं, ताकि और उसे बाहर से ऑक्सीजन सपोर्ट जो अपन वेंटी सपोर्ट जो बोलते हैं उस पे पेशेंट को लेते हैं। यदि पेशेंट हमारे पास आया है और उनका हार्ट अच्छे से नहीं धड़क रहा है तो ये देखते हैं कि हार्ट किस वजह से धड़क नहीं रहा है। क्या कहीं खून बहुत ज़्यादा बह गया है तो खून की व्यवस्था की जाती है, या फिर हार्ट में कोई एरिथमिया या कुछ और रीज़न है तो पेशेंट को CPR दे के रिवाइव किया जाता है। सो ये हो गया ABC के बाद जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है फिर हमारा ध्यान जाता है कि अब इनके कौन कौन सी इंजरीज़ हैं। सो सबसे पहले हम हेड इंजरी को कवर करते हैं। मरीज़ का CT या MRI के थ्रू न्यूरोसर्जन की सहायता लेके ये देखा जाता है कि हेड इंजरी में कोई गंभीर चोट तो नहीं है हेड में। उसके बाद बोन के फ्रैक्चर्स देखे जाते हैं, वो एक्सरे हो सकता है, CT हो सकता है, MRI हो सकता है। उसके बाद पेट में देखा जाता है, जहाँ सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं स्प्लीन में कोई लेसरेशन तो नहीं है, लिवर में लेसरेशन तो नहीं है। डायग्नोस किया जाता है कि पेशेंट के क्या क्या इंजरीज़ हुई हैं। तीसरी स्टेप में कैटेगराइजेशन, ये डिसाइड होता है कि यदि हेड इंजरी है तो न्यूरोसर्जन उसको अपने काम को ट्रीट करेंगे, यदि फ्रैक्चर है तो हम ऑर्थोपेडिक वाले अपनी चीज़ को ट्रीट करेंगे, यदि जनरल सर्जरी का कोई मैटर है, लिवर में लेसरेशन है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग है तो जनरल सर्जरी वाले अपना काम करेंगे, यदि बहुत बड़ा वुंड है, घाव है जिसको भरा नहीं जा सकता तो प्लास्टिक सर्जरी वाले जो होते हैं वो अपना काम करेंगे। सो बेसिकली ट्रॉमा का जो मैनेजमेंट है वो कलेक्टिव मैनेजमेंट है, जिसमें एनेस्थेटिक, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन एंड प्लास्टिक सर्जन, बेसिकली ये 5 लोगों की टीम मिलकर पेशेंट को स्टेबलाइज करती है और उसका ध्यान रखती है। सर ट्रॉमा से ही जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है सर, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में नी पूरी तरह डैमेज हो जाए, चकनाचूर हो जाए, तो क्या उस केस में उस नी को वहीं रिपेयर करा जाएगा या उसको रिप्लेसमेंट की पोजीशन आ जाती है? ओके, यदि किसी मरीज का ट्रॉमा में पूरा का पूरा घुटना खराब हो चुका है, चकनाचूर हो गया है, तो फर्स्ट स्टेज में ही कभी भी नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं लिया जाता है। पहले यही प्रयास किया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनके जो पूरा पैर है उसमें ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड का फ्लो आ रहा है या नहीं। उसके लिए अपन CT एंजियोग्राफी कराते हैं। यदि हमें पता चलता है कि ब्लड का फ्लो नीचे तक आ रहा है, कोई भी नस कटी नहीं है, तो हम फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं। एक एक छोटे से छोटे टुकड़े को अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने प्रयासों से, टीम एफर्ट से उसको जोड़ा जाता है, प्लेट के माध्यम से, स्क्रूज के माध्यम से, रॉड के माध्यम से। उसके बाद यदि हमें पता चलता है कि अब 8-9 महीने हो गए, 1 साल हो गया और घुटना जुड़ तो गया है परंतु घुटने के मूवमेंट बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रहे हैं, घुटना टेढ़ा हो चुका है, चलने फिरने में मरीज को दिक्कत हो रही है, तब ये फैसला लिया जाता है कि हमें नी रिप्लेसमेंट करना है या नहीं करना है। सर चाहे लिगामेंट सर्जरी हो, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, और ट्रोमा का जो ट्रीटमेंट है वो तो सबसे खास है। सर इन्फेक्शन का ऑर्थोपेडिक
ट्रीटमेंट में काफ़ी खास रोल होता है। अभी इसके लिए हाल ही में अभी कुछ करीब 15 दिन हुए हैं जो मुंबई के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने एक रिपोर्ट में कहा भी था कि जो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली डॉक्टर्स के लिए एडवाइजरी थी कि जो ऑर्थो ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर दैट कई बड़े जीवाणु जो है इंसान की बॉडी में पनपने लगते हैं और कई बार गंभीर मेडिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आपके द्वारा जब सर्जरी की जब तैयारी की जाती है तो आप इन्फेक्शन का मैनेजमेंट किस तरह करते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया है और मैं तो ताजुब कर रहा हूँ कि आपको ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको पता है। सो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम तैयारी क्यों करनी है, इन्फेक्शन ऑर्थोपेडिक में सबसे खतरनाक क्यों है। सो यदि ऑर्थोपेडिक में इन्फेक्शन होता है तो सीधी सी बात है कि इन्फेक्शन बोन पे होगा या फिर प्लेट के ऊपर होगा। आप मान के चलिए कि ये बोन है, ये टूट गई थी और मैंने यहाँ पर सपोज दैट कि ये प्लेट लगा दी है, इसे आप प्लेट मान लीजिए, मैंने ये प्लेट यहाँ हड्डी को जोड़ने के लिए लगा दी, ठीक है। अब गलती से बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के लिए अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो जो भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वो ब्लड के थ्रू हर जगह पे बॉडी में पहुंचती हैं, बट जो हमने प्लेट जो लगाई है उस प्लेट की तो कोई ब्लड सप्लाई है नहीं, क्योंकि वो तो अलग से लगी है, उसके लिए कोई खून की नलियाँ नहीं जा रही हैं। सो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया हैं उनको मारने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो वो वहाँ रेगुलरली ग्रो करते रहेंगे और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो पस के रूप में बाहर जो भी बैक्टीरियाज हैं पस के रूप में शरीर से बाहर आने लग जाएंगे। सो यदि ऑर्थोपेडिक में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ही बेकार कॉम्प्लिकेशन है, उसको मैनेज करना बहुत भारी काम होता है। इसीलिए ऑर्थोपेडिक की जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनमें और अदर फील्ड के जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यदि कोई नॉर्मल सर्जरी स्टार्ट हो रही है तो सर्जरी से पहले पेशेंट की जो प्लानिंग्स है, जिसमें पेशेंट को कवर करना, स्टराइल करना, पेंटिंग करना, ड्रैपिंग करना, इसमें अदर फील्ड में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। बट ऑर्थोपेडिक में पेशेंट को बेहोश करने के बाद और चीरा लगने तक 40 से 45 मिनट इसी चीज़ में लगते हैं कि पेशेंट की 2 बार पेंटिंग की जाती है, 4 टाइम्स ड्रैपिंग की जाती है, वापस फिर पेंटिंग की जाती है। सो बेसिकली हम इन्फेक्शन से बचने के लिए लेयर बाय लेयर ध्यान रखते हैं। फर्स्ट थिंग, पेशेंट जब एडमिट होता है तो शाम को पेशेंट के पार्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिस जगह पे सर्जरी होनी है उस जगह के सारे बाल हटाए जाते हैं। सेकंड, जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आता है तो ऑपरेशन थिएटर्स की डिज़ाइन इस तरह की होती है कि आप सीधे ऑपरेशन थिएटर में नहीं घुस सकते। उसके लिए पहले एक वेटिंग एरिया रहेगा, उसके बाद चेंजिंग एरिया रहेगा, चेंजिंग एरिया के बाद आपका अगेन एक वेटिंग एरिया रहेगा, देन आपका चौथी लेयर में ऑपरेशन थिएटर आता है। पेशेंट जब थिएटर के अंदर चला जाएगा तो पेशेंट के जो बाहर के कपड़े थे और अंदर के कपड़े हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं ताकि बाहर का इन्फेक्शन अंदर ना आ सके। जितने भी सर्जन या जितने भी स्टाफ ऑपरेशन थिएटर में घुसेंगे वो बाहर के कपड़े अपने बाहर उतार कर चेंजिंग रूम में जाके स्टेराइल कपड़े पहनते हैं। इवन तो स्लीपर्स भी ऑपरेशन थिएटर की डेली स्टेराइल होती हैं, वो स्लीपर्स पहनी जाती हैं। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर की कहानी आती है जिसमें पेशेंट को पेंट किया जाता है, बीटाडिन से स्क्रब किया जाता है, बीटाडिन से, उसके बाद स्प्रिट से क्लीन किया जाता है और बहुत सारे लेयर्स में पेशेंट को शीट से रैप किया जाता है। उसके बाद आयोबैन जैसी अलग जो सीटें हैं उनका उपयोग किया जाता है। सो जनरली कोई भी ऑर्थोपेडिशियन नहीं चाहता है कि उसके पेशेंट के जरा सा भी इन्फेक्शन हो। ऑर्थोपेडिक में सारे ऑर्थोपेडिशियंस इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए 100 आउट ऑफ 100 प्रयास करते हैं। सर, एक गंभीर सवाल और है आपके लिए कि कुछ बच्चों को स्पेशली जिनकी एज 15 साल तक ही होती है, उनके हाथ पैर थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट से कैसे ठीक किया जाता है? अच्छा, देखो, टेढ़े मेढ़े में एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनके पैर नीचे से जो हैं मुड़े हुए होते हैं, उसको हम CTEV फुट कहते हैं। बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स देखते हैं कि इसके पैर नीचे से मुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सो बेसिकली घबराने वाली बात नहीं है, उसे CTEV फुट कहा जाता है। वो पोंसेटी मेथड जिसमें अपन 7 से 8 बार बच्चे के प्लास्टर लगाते हैं और उससे वो पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। दूसरा होता है कि कई बीमारियां होती हैं जैसे टीबिया वेरा हो गया, ब्लाउन डिजीज़ जिसे बोलते हैं, उसमें जो आपका घुटने से नीचे का जो पूरा लेग होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, कर्व होता है उसमें।
सो जो कर्व होता है वो भी अपन ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस आते हैं, पहनने की कुछ चीज़ें आती हैं जो पैरों में पहनाई जाती हैं, वो कम एज पे ही पहनाना शुरू किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उससे सही हो जाते हैं। तीसरा होता है कि कई बार बच्चों के हाथ के फ्रैक्चर हो जाते हैं और फिर बाद में उनका हाथ टेढ़ा जुड़ने की वजह से कई बार आप देखेंगे कि किसी का हाथ यहाँ से टेढ़ा हो जाता है या फिर अंदर की तरफ टेढ़ा हो जाता है। उसको सीधा करने के लिए जब बच्चे की बोन, हड्डी बढ़ना बंद हो जाती है, उस समय उसकी सर्जरी की जाती है, जिसे ऑस्टियोटोमीज कहते हैं। जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि टीबिया वगैरह हो गया, ब्लाउन डिजीज़ हो गई, उसमें जो पैर हैं घुटने से नीचे जो टेढ़े हो रहे हैं, उनकी जो सर्जरी है वो 10 से 11 साल पर ही की जाती है, क्योंकि जो घुटना होता है वो इस तरह से होता है कि एक तरफ से घुटने में दोनों तरफ ग्रोथ प्लेट होती हैं, जिसकी वजह से हड्डी बढ़ती है दोनों तरफ से, इस साइड से अलग बढ़ेगी, इस साइड से अलग बढ़ेगी। मान के चलिए कि आपका पाँव इस तरह से टेढ़ा हो रखा है, इस तरह से टेढ़ा हो रखा है और आप चाहते हो कि ये सीधा हो जाए, तो ये सीधा कब होगा? ये सीधा तब होगा जब इस साइड की ग्रोथ को रोका जाए और इस साइड की ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो सर्जरी करके एक साइड की ग्रोथ को रोक देते हैं और दूसरी साइड को ग्रोथ होने देते हैं, तो बढ़ जाता है। बट उसके लिए 4 से 5 साल बच्चे की हड्डी में बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। सो वो जो सर्जरी है वो 11 से 12 साल पे की जाती है। और भी हैं, डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरीज हो गई। डिफॉर्मिटी करेक्शन में एलिजारो टेक्निक है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। एलिजारो टेक्निक के द्वारा हम किसी का भी पैर को लंबा कर सकते हैं। किसी की मान लो हड्डी है, उसका टुकड़ा यदि ख़राब हो गया है, हमने उसको निकाल भी दिया, तो जितना टुकड़ा हमने निकाला है उसी टुकड़े के जितना हम हड्डी को वापस बना सकते हैं। एलिजारो टेक्निक से किसी के पैर बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं तो उनको सीधा भी किया जा सकता है। सो बहुत कुछ है आजकल डिफॉर्म। सर आपका क्योंकि एसीएल लिगामेंट में भी आपका एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बताइए सर। ओके। आजकल लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि एसीएल टूट गया। बहुत सारे लोग हैं जो एसीएल के बारे में यूट्यूब पर एजुकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, एसीएल लिगामेंट का पूरा नाम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये घुटने का सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंटों में से एक है। ये घुटने में आगे की तरफ मिलता है, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि एसीएल आगे की तरफ पाया जाता है। इसका काम होता है घुटने को आगे जाने से रोकना। यदि ये टूट जाता है तो किसी का भी जो घुटना होता है वो इस तरह से स्लिप होने लग जाता है आगे की तरफ चलते समय। सो एसीएल से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा एसीएल लिगामेंट टूट गया और मेरे दर्द नहीं होता। तो एसीएल यदि अकेला टूटा है और साथ में मेनिस्कस की इंजरी या कॉन्ड्रल इंजरी नहीं है तो कभी भी दर्द नहीं होता, केवल लचक आती है। वो लोग बोलते हैं कि जब मैं चल ही पा रहा हूँ तो मुझे सर्जरी की क्या ज़रूरत है। ये जो लचक आपके घुटने में आ रही है, यदि आप इसकी टाइम से सर्जरी नहीं कराएंगे तो ये एक्स्ट्रा लचक की वजह से आपके घुटने का घिसाव बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से होगा और 3 से 4 साल में ही पूरा घुटना आपका ख़राब हो जाएगा। एसीएल सर्जरी के बारे में दूसरी भ्रांति ये है कि हम यदि लिगामेंट सर्जरी करा लेंगे तो पता नहीं कितना बड़ा चीरा लगेगा, क्या होगा। एसीएल सर्जरी मात्र 2 से 3 छेद किए जाते हैं, जिसमें 2 छेद होते हैं, जिसमें एक में कैमरा डलता है और एक में इंस्ट्रूमेंट, और एक छोटा सा छेद होता है लगभग इतना बड़ा जहाँ से लिगामेंट को डाला जाता है। तीसरी भ्रांति लोगों में ये होती है कि हम वापस चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, लिगामेंट इंजरीज़ अधिकतर स्पोर्ट्समैन में ही होती हैं, या फिर आप बाइक से गिरते हो या आपका पाँव जो है वो ट्विस्ट हो जाता है सीढ़ी से गिरते समय, या आपके पैर के ऊपर कोई भारी चीज़ गिर जाए। जैसे ऋषभ पंत जो थे, जो हमारे फेमस क्रिकेटर हैं, उनके मल्टी लिगामेंट इंजरी हुई थी और आज वो क्रिकेट वापस खेल रहे हैं। सो एसीएल सर्जरी के बाद 6 से 9 महीने यदि प्रॉपर तरीके से रिहैब किया जाए, रिहैब मतलब एक्सरसाइज की जाए, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, तो आप 6 से 9 महीने के भीतर आप आराम से अपने स्पोर्ट्स में जा सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज़ है एसीएल के बारे में कि इकलौती ऐसी सर्जरी है एसीएल सर्जरी जिसमें पहले से भी ज़्यादा ताकत अपने पैर में आ जाती है। कोई भी हम सर्जरी करते हैं तो जो भगवान ने बना के भेजा है वैसे रिजल्ट नहीं आते, परंतु एसीएल एक इकलौती ऐसी सर्जरी है जिसमें जो भगवान ने लिगामेंट बनाया था उससे भी ज़्यादा ताकत जो हम बनाते हैं लिगामेंट उसमें आती है। क्योंकि जो भगवान लिगामेंट बना के भेजते हैं, जो नेचुरल हमारा लिगामेंट होता है उसमें 1800 से 1900 न्यूटन मीटर पावर रहती है, बट जब हम जो एसीएल बना के डालते हैं उसमें 4400 से 4500 न्यूटन मीटर पावर रहती है, परंतु 3 से 4 महीने बाद 40% से 30% पावर कम हो जाती है। वो भी यदि हम हटा दें तो आपके 25 से 2600 न्यूटन पावर घुटने में बचती है,
जो कि पहला जो नेटिव लिगामेंट था 1800 से 1900 न्यूटन मीटर, जबकि जो हमने बना के डाला है उसमें 2600 से 2700 न्यूटन मीटर पावर बचती है। सो ACL इकलौती ऐसी सर्जरी है जो पहले से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। इसमें बेसिकली कई लोग पूछते हैं कि हमारी एज बहुत ज़्यादा है और हम इस एज में ACL ऑपरेट करा के क्या करेंगे। यदि आपकी एज 50 भी है या 55 भी है, और यदि आपके MRI में या फिर आपके एक्सरे में ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में घिसाव नहीं है, और आपका ACL लिगामेंट टूटा हुआ है, तो आपको अपने ACL को ऑपरेट कराना चाहिए, क्योंकि अभी आपका घुटना बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आप ऑपरेट नहीं कराएंगे तो 4 से 5 साल में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी। सर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो मैं अब यहाँ पर सर इसको ये जोड़ना चाहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या नी में कोई इश्यूज़ है, तो आप कोई ऐसा दावा कर सकते हैं कि ACL के ज़रिए भी नी रिप्लेसमेंट को टाला जा सकता है? नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। ACL एक लिगामेंट है जो घुटने को बैलेंस करने का काम करता है, और नी रिप्लेसमेंट किया जाता है जब किसी के घुटना घिस गया हो, उसके अंदर पूरा घिसाव आ गया है, जो चिकनी सतह है वो ख़त्म हो गई है। सो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग सर्जरीज़ हैं। ACL सर्जरी लिगामेंट टूटने पे ही की जाती है, जब ACL लिगामेंट टूटा हो, या फिर PCL सर्जरी जब PCL लिगामेंट टूटा हो, और नी रिप्लेसमेंट तब किया जाता है जब किसी का घुटना पूर्ण रूप से खराब हो गया है या फिर घिस गया है। सर अब आपसे एक मोटिवेशनल मैसेज देंगे आप अपने भारतीय समाज को, उन लोगों को जिनके पास में ऑर्थोपेडिक डिजीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो गलत तरीके से गलत डॉक्टर्स के या गलत चिकित्सा के जरिए अपने अपने हड्डियों को दांव पर लगा देते हैं। तो सर आप कुछ ऐसे रेमेडीज़, कुछ ऐसे टिप्स लोगों को दीजिए कि जिससे कि उनकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत बनी रहें और उनकी हड्डियों में ताकत बरकरार रहे। बिल्कुल, देखो कुछ चीज़ें हैं, आज के इस आधुनिक दौर में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। बोन की जो हेल्थ है वो सीधी आपकी फिजिकल फिटनेस से जुड़ी हुई है। सो क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, खान पान। तो हमें ऐसी चीज़ें ज़रूर खानी है जिसमें 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं: कैल्शियम का सोर्स, विटामिन D का सोर्स, और प्रोटीन का सोर्स। हमें डेली 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D की ज़रूरत होती है, और आपका जितना वज़न है उतने ही ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यदि आप 70 किलो के, तो आपको मिनिमम 70 ग्राम प्रोटीन तो खाना चाहिए। सो ये तीनों चीज़ें बोन का बिल्डिंग मटेरियल हैं। सो पहली चीज़ हो गई आपका खान पान। दूसरा हो गया, आपको डेली 15 से 20 मिनट धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि एक फेमस बात भी थी कि इंडिया में इतनी धूप है, धूप की कोई कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पर लोगों में विटामिन D की कमी है। किसी का भी विटामिन D कराओ तो कम निकलेगा। क्यों निकलेगा? उसका बेसिक रीज़न ये है कि हम धूप से बचते हैं, हम सनस्क्रीन लगा के चलते हैं, जबकि यूवी रेज जो होती हैं वो सनस्क्रीन यूवी रेज को रोक लेती है। उस यूवी रेज ही हमारे अंदर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D को डेवलप करती हैं। दूसरा, अपन अपने पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, उससे भी हमें यूवी रेज नहीं मिल पाती, सन का एक्सपोजर नहीं हो पाता है। सो ये बहुत सारे रीजंस हैं कि इंडिया में इतनी धूप होने के बाद भी हमारे अंदर विटामिन D की कमी रहती है। तीसरा एक पॉइंट है कि हमारे अंदर मेलानिन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बात करें कि एक गोरा है और एक हम जो ब्राउनिश लोग हैं, सो गोरे के अंदर मेलानिन की बहुत कमी है। मेलानिन क्या करता है, यूवी रेज को रोकता है। तो आपके मेलानिन नहीं है तो आपके यूवी रेज को रोकने वाला कोई नहीं है। तो एक गोरा आदमी 5 मिनट भी धूप में रहेगा तो उसको उतना धूप विटामिन D का उसका एक्टिवेशन हो चुका है जितना उसको चाहिए। हम ब्राउन पीपल्स हैं, हमारे अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा है, तो यदि हम 5 मिनट रहेंगे तो हमारे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेलानिन यूवी रेज को ब्लॉक कर रहा है। सो कंपैरेटिवली गोरे लोगों के हमें धूप में ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, लगभग 3 गुना या 4 गुना, तभी हमें जितनी सन की यूवी रेज की ज़रूरत है वो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगी और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D बनेगा। सो दूसरा पॉइंट मेरा खान पान का पॉइंट हो गया, दूसरा ये धूप में एक्सपोजर का पॉइंट हो गया। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो फिजिकल एक्टिविटी कैसे करनी है। तो मैं बेसिक प्रिंसिपल आज आपको बता रहा हूँ कि हड्डी मजबूत कैसे होती है। हड्डी मजबूत होती है एक्जियल फोर्स लगने से। जैसे ये बोन है, सो बोन पे ऊपर से नीचे जब ऐसे दबाव आएगा, ऊपर से नीचे जब दबाव आएगा तो बॉडी स्टिमुलेट करेगी,
बोन जो है ब्रेन को सिग्नल भेजेगी और वहाँ से स्टिमुलेशन आएगा कि जो मिनरल्स हैं और जितने भी पदार्थ हैं वो बोन के अंदर जाएं और इसको मजबूत करें। सो एक्सियल लोडिंग की वजह से ही हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। सो एक्सियल लोडिंग कब आएगी? जब हम या तो रनिंग करें। यदि आप रनिंग करने में सक्षम नहीं हो तो आपको वॉकिंग करनी है, पर वो वॉकिंग फास्ट होनी चाहिए, आपको स्वेटिंग होनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग, यदि आप यंग हैं तो आपको स्विमिंग और साइकिलिंग करनी चाहिए। स्विमिंग और साइकिलिंग करने की वजह से जॉइंट्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन को सिग्नल जाता है और हमारी बोन की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। सो तीसरा फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। चौथा है क्या नहीं करना है। सो क्या नहीं करना है तो वो है कि हमें अल्कोहल से थोड़ा अवॉइड रहना है या फिर एडिक्शन नहीं लगाना है। एंड स्मोकिंग तो किसी भी रूप में हो मोस्ट डेंजरस है बॉडी के लिए। सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जंक फूड, इन चीज़ों से दूर रहना है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा वेट गेन बहुत कराता है। बेसिकली हम लोग चपातियों पर ही डिपेंड हैं, बट मेरी ये एडवाइस है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है। स्टार्ट में दिक्कत आती है क्योंकि हमारे अंदर एडिक्शन है चपाती खाने का या कार्बोहाइड्रेट का, बट धीरे धीरे यदि आप करेंगे तो आप जैसे जैसे अपना प्रोटीन डाइट बढ़ाएंगे आपकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ बहुत में आप बदलाव देखेंगे। एंड पांचवा पॉइंट है, ये थोड़ा अलग है, कि आपको 5 से 10 मिनट योग करना चाहिए। योग करने से ओवरऑल फिटनेस और ओवरऑल जो मेंटल, फिजिकल एंड ऑल ओवर स्पिरिचुअल हेल्थ जो होती है वो इम्प्रूव होती है। सो ये 5 पॉइंट है मेरी तरफ से जो सर, आप जो यंगर अभी डॉक्टर्स हैं या यंगर ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने की तैयारी में हैं, अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और उनके भी इंटेंशन है आपकी तरह कि हमें एक सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको कैसे गाइड करेंगे कि क्या उनके इंटेंशन होने चाहिए, क्या उनके लिए क्या एडवाइजरी होनी चाहिए आपकी? ओके, बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये मैसेज मेरे आने वाले जो साथी हैं जो अभी पीजी की ट्रेनिंग में हैं या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं और जो बाद में ऑर्थोपेडिक फील्ड को चुनना चाहते हैं उनके लिए है। ऑर्थोपेडिक अपने आप में बहुत ही शानदार फील्ड है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी जनरली उन्हीं लोगों को चूज करना चाहिए जो डेडिकेटेडली इस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि सर्जिकल फील्ड जो है वो डेडिकेशन मांगता है। सर्जिकल फील्ड में जो लर्निंग पीरियड है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको 3 साल की पीजी करनी है, 1 साल की एसआरशिप है, उसके बाद 2 से 3 साल की आपकी फेलोशिप्स हैं, उसके बाद किसी की गाइडेंस में 1 से 2 साल निकालना। सो आपके एमबीबीएस के बाद भी कम से कम 6 से 7 साल की जर्नी और बाकी रहती है। सो किस तरह इस जर्नी को एंजॉय से करें और क्या करें तो वो मेरा ही अनुभव मैं बता देता हूँ। आपको अपने पीजी में जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, चाहे देखने का मिल रहा है चाहे हैंड ऑन मिल रहा है, इम्पॉर्टेंट है कि हम केस के टच में रहें, केस में जुड़े रहें, देखें, हर केस के बारे में पहले से थोड़ा पढ़ के आएँ ताकि हमें पता रहे कि ये क्या सर्जरी है, इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। सेकंड है कि जब आप अपनी एसआरशिप में हो या जो भी आप पीजी के बाद की जो फेज़ है, पीजी के बाद की फ़ेज़ में अपनी एक स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी को चूज करें कि आपको ट्रॉमा में काम करना है या स्कोपी में या प्लास्टी में या हैंड सर्जरी में या स्पाइन में या डिफॉर्मिटी में या ऑन्को सर्जरी में। ऑर्थोपेडिक में बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं। यदि आप एक स्पेशलिटी पकड़कर उसी में और फर्दर स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आगे ज़्यादा आसान रास्ता रहेगा, क्योंकि कम्पिटिटिव है आजकल सारी चीज़ें, जिसको एक आजकल जो है पेशेंट जानता है कि आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। सो आपको एक ब्रांच में भी सब ब्रांच को पकड़ना है और उसी में अपनी सारी की सारी 4-5 साल की मेहनत करनी है। तो आपने सुना डॉक्टर प्रमोद चाहर को, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने कितनी बारीकी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, साथ ही उन्होंने लोगों के भ्रम को भी दूर किया कि आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो या हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो या लिगामेंट से जुड़ी हुई कोई भी सर्जरी हो, आपको किसी भ्रम में नहीं रहना है, डरना नहीं है। आप डॉक्टर प्रमोद चाहर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रमोद चाहर का जो नंबर है उनके इंटरव्यू सेशन के नीचे लगातार डिस्प्ले होता रहेगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट टू प्ले में जाके आप डॉक्टर प्रमोद चाहर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कितना कीमती समय हमें हमारे लिए दिया, उसके थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने ज्वलनशील टॉपिक है ये, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई एजुकेशनल पॉइंट्स आपने उठाए। आपके जो सवाल थे बड़े बेसिक थे और वो हर जनता पूछना चाहती है कि भाई ये बेसिक क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने मेरा एक प्रयास किया है कि आपके सवालों के माध्यम से
मैं मेरी ऑडियंस को और अपने क्षेत्र के लोगों को ये एजुकेट कर पाऊँ कि ऑर्थोपेडिक में क्या है, क्या चल रहा है, कैसे इलाज होता है। धन्यवाद। तो लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।